नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का स्वागत करता हूं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के अंदर। यहां पे हम ब्यौरा करेंगे आज के सारे एडिटोरियल का। तो आज की तारीख है 6 जून 2018 बुधवार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गिव अवे ऑर्गेनाइज किया गया है हमारी इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए गए हैं उस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, उस कॉल करके वहां पे प्रमोशनल कोड लीजिए जिससे कि आपको ये गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जहां पे नवंबर टू अप्रैल के मंथली करंट अफेयर पीडीएफ में मिलेंगे। नवंबर टू अप्रैल की योजनाएं, गवर्नमेंट की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं मिलेगी। नवंबर टू अप्रैल के द हिंदू एडिटोरियल के सारे आर्टिकल्स यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा जो जीएस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पिछले 6 महीनों में जो भी आए हैं सारे के सारे आपको मिलेंगे। और एक चीज इससे ज्यादा है कि 30 मॉक पेपर्स दिए जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो आईएएस 2019 की प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और इनके साथ आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है जो कि एक कलर मैगजीन है हमारी तपस्वी आईएएस एकेडमी की। तो विजिट कीजिए। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.upsciesexams.com और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर से आप अपना प्रमोशनल कोड लेना ना भूले। वहां पे कॉल कीजिए और डिमांड कीजिए कि प्रमोशनल कोड आपको दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं और ब्यौरा शुरू करते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के आर्टिकल्स की आज पूरी एनालिसिस करेंगे। जो पहला आर्टिकल निकल के आता है वो है सैंग्रीला मूवमेंट। तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जो सैंग्रीला डायलॉग्स हुए हैं तो वहां पे एक फॉरेन पॉलिसी को लेते हुए एक नया सा एक इमेज क्रिएट हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। तो यहाँ पे दो मेन बातें बोली जाती है आर्टिकल के अंदर राइटर के द्वारा। जो 2004 और 2005 का टाइम पीरियड था जब मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय का जो टाइम पीरियड था और उस तरह की जो वहां पे जो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती थी, और आज जिस 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो इंडिया को रिप्रेजेंटेट करने के लिए जो तरीके हैं, जो सलीके अपनाए गए हैं, जिस तरह से हमने डायलॉग के अंदर कम्युनिकेशन किए, जो हमारी स्क्रिप्ट थी, जो हमने पॉइंट नोटिस किए, लोगों को नोटिस करवाए और इंटरनेशनल मार्क जो हमने अपना जनरेट किया है, एक तरह से काबिले तारीफ बात है। तो इंडिया जो एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पे जो आइलैंड कंट्रीज की हमारी विजिट रही, स्पेसिफिकली यहाँ पे बात बोली गई है शांग्री-ला के डायलॉग्स के बारे में। तो जिस तरह से एक टाइम पीरियड फ्रेम के बाद जो इंडिया ने खुद एक अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अलायंस जो है इंडिया का, वो जिस तरह से चेंज हुआ है और जिस तरह से हमारी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी जिस तरह से चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे इंडिया को बहुत अच्छी तरह से इंटरनेशनल वैल्यूएशन किया जा रहा है। दूसरी, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो सिर्फ नाम नहीं बदला है बल्कि ये हमारा जो काम है उस काम को अप्रिशिएट करके हमें ये रिवॉर्ड मिला है। जो जियोपॉलिटिकल वैल्यूज इंडिया की बड़ी है, खास करके जो आइलैंड कंट्रीज है उसके साथ में, इवन यूएस ने हमें इतना रिकॉग्नाइज किया है, इवन चाइना के अंदर, रशिया के अंदर जो हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, यूएसए के साथ जो रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। जो नजरिया आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है वो काफी सारे पॉइंट्स इसके पीछे बैकबोन और माइलस्टोन रखते हुए आए हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट था वो था नाम का नॉन अलाइंड मूवमेंट, जहां पे हम किसी भी एक ग्रुप को वर्ल्ड लीड करने वाले कंट्रीज की साइड नहीं लिया करते थे, जैसे कि यूएसएसआर हो या फिर रशिया हो, और अपने स्टैंड अलोन प्रिंसिपल के ऊपर खड़े रहते थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया गया है, द ओल्ड G77 was not an ideological construction as much it was in limited ways, mobilizing a power source outside the great powers। तो यहाँ पे G77 को कंपेयर करके भी यहाँ पे बात बोली गई है। इसके अलावा जो नाम चेंज हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन का, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट ये बनता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो ये नाम चेंज हुआ है एक तरह से रीओरिएंटेशन है, वो नेचर का एक पार्ट है। और यहाँ पे इंडिया अपनी इस तरह से मार्क नहीं जनरेट करेगा कि कोई ऑटोक्रेसी वाली बात निकल का है, बल्कि पूरे विश्व को जो हमारा पॉइंट है वसुधैव कुटुंबकम, उसी तरह से पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें चाइना से कोई राग द्वेष है या फिर हम चाइना से दूर रहना चाहते हैं या चाइना को दूर करना चाहते हैं जो क्वाड कंट्रीज में होते हैं। तो अगर हम क्वाड कंट्रीज में है तो हम शंघाई कोऑपरेशन के अंदर भी है, और यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही वीक के अंदर, इसी महीने के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट भी होने वाली है। तो वहां पर भी हम शांग्रीला मूवमेंट की तरह ही अपनी इमेज को एनहांस करने की कोशिश करेंगे और इंटरनेशनली हमारी रेपुटेशन के अंदर इजाफा हो, इस तरह की एक्टिविटीज
करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो वेस्ट एशिया स्लेटमेट का है। तो यहाँ पे बात हो रही है ईरान न्यूक्लियर डील प्लेयर्स लेक द मूव टू डील विद द वैक्स इश्यू। यहाँ पे बात चेस के साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं कि जैसे चेस खेलते वक्त हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हमारे पास मूव नहीं बचे हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कौन सा मूव लिया जाए जिससे कि हमारा नुकसान एटलीस्ट ना हो या फिर कम हो। तो यहाँ पे ईरान के आसपास के जो कंट्रीज है जिसके साथ ईरान की ट्रेड रिलेटेड संबंध है, तो वहां पे इनके लिए कोई ऐसे मूव नहीं बचे है ऐसा लगा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सैंक्शंस वगैरह लगाए जाते थे ईरान के ऊपर, वहां से उसी तरह से चेस, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन की गई है चेस बोर्ड और डिप्लोमेसी को। तो डिप्लोमेसी में और चेस बोर्ड के अंदर यही चीज होती है कि हमारा नुकसान कैसे रोका जाए, या फिर जो नुकसान कम से कम किस तरह से हो, या फिर हमारा फायदा कहां पे है, उन चीज को ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पे यूरोप है वो सबसे ज्यादा ट्रबलिंग सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि जो कंडीशंस है आज ईरान के साथ डील करने के लिए वो बेहद कठिन है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है अयातोला अली खमैनी, तो उन्होंने कहा है अंडरलाइन द कंडीशन द 3 यूरोपियन सिग्नेटरी मस्ट एक्सेप्ट इन ऑर्डर फॉर ईरान टू स्टे इन द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एक तरह से फोर्सफुली ये चाह रहे हैं सुप्रीम लीडर की ईरान को यूरोपियन 3 यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली सपोर्ट करे और एग्रीमेंट के उनके अंदर आए, क्योंकि द यूरोपियंस आर स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड द गारंटीज तेहरान इज सीकिंग। क्योंकि तेहरान यानी कि जो सुप्रीम लीडर स्पेसिफिकली जो मांग कर रहे हैं, यूरोपियंस नहीं चाहते कि उस मांग को स्वीकारा जाए। तो लास्ट वीक के अंदर जो ब्रुसेल में मीटिंग हुई थी, वहां पे फ्रेंच, ब्रिटिश और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे और यहाँ पे अपनी डील को प्रिजर्व करने की उन्होंने पूरी ट्राई की, लेकिन ईरान जो है अपने ऑयल इन्वेस्टमेंट को फ्लोइंग को लेते हुए अपने पॉइंट्स मनवाने के लिए बेहद एफर्ट्स कर रहा है। और यहाँ पे अभी बात यह है कि ईरान टॉप के ऊपर है और यूरोपियन नेशंस जो है वो एक तरह से यहाँ पे दबे हुए हैं और उनके पास कोई मुंह नहीं बचा है कि करना तो करना क्या है। तो अभी वेस्ट एशिया जो है वो स्लेटमेट की सिचुएशन के अंदर है और स्पेसिफिकली यूरोप जो है वो दबा हुआ है। इस आर्टिकल के अंदर यही डिस्कसेबल पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो यूरोपियंस है उनके पास जो सेवरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स है, उनके अंदर अगर आप देखें तो पहले तो ये फाइनेंशियल सर्किट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताकि वो डॉलर के बगैर भी ट्रांजैक्शन कर सके, यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि उनके यूरोस का इस्तेमाल हो ना कि डॉलर्स का। इसके अलावा जो 1966 का रेगुलेशन है ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ यूएस लॉज ऑन यूरोपियन टेरिटरी, यानी कि जो सैंक्शंस यूएस लगाता रहता है उन सैंक्शंस को किस तरह से हटाया जाए, या फिर वो जो रेगुलेशन है 1996 का, उस रेगुलेशन के अंदर किस तरह से कोई बीच का रास्ता निकाल के आगे बढ़ा जाए। तीसरा पॉइंट ये है टू अडॉप्ट रिटालिएटरी मेजर्स अगेन अमेरिकन कंपनीज इन यूरोप, यानी कि अमेरिका जो है वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए यूरोप की काफी सारी कंपनीज को अमेरिका के अंदर बिजनेस ना करने दे रहा है, या फिर ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, उनके ऊपर ड्यूटीज ज्यादा लगा रहा है ताकि वो लोग अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए और यहाँ पे अमेरिका की प्रोडक्ट का अमेरिकन लोग ज्यादा सहारा ले, ना कि यूरोप की कंपनीज की प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का। तो यहाँ पे यूरोप जो है वो अपनी रिटालिएशन को कैरी ऑन करना चाहता है और कुछ ना कुछ चाहता है कि अमेरिकन कंपनीज को भी उसी तरह से रोका जाए जिस तरह से हमारे जो कंपनीज है उसको अमेरिका के अंदर रोका जा रहा है। थर्ड पॉइंट है बाय रीइंस्टेंटिंग द सैंक्शंस द अमेरिकन, साउदीज एंड इजरायलीज आर एक्सपेक्टिंग टू ब्रिंग द इरानियन रिजाइम टू इट्स नी व्हाइल रोलिंग बैक ईरान्स गेन्स इन बेरूट, दमास्कस, बगदाद एंड सना। तो अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल जो है उनकी चाहना ये है कि ईरान को एक तरह से दबा के रखा जाए और घुटनों के बल रख के उनके पास से जो भी काम करवाने वो काम करवा लिए जाए। दूसरी बात, इसके सामने जो अगर आप देखेंगे कि ईरान ने क्या अचीव किया है, तो ईरान की अचीवमेंट आप देख सकते हैं दमास्कस, बगदाद, सना और बेरूट के रीजन के अंदर कि किस तरह से ईरान ने अपना दबदबा साबित करके दिखाया है। और जो ट्रम्प का जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है कोई मिलिट्री एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर, इवन मिडिल ईस्ट के अंदर से भी अपनी आर्मीज जो है वो विड्रॉ कर रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ पे 2000 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स को, यानी कि वहाँ के लोकल आर्मीज को सीरिया के अंदर जो वर्क कर रहे थे उनको वापस बुला लिया गया है। तो अमेरिका जो है वो उतना स्पेसिफिकली अभी बोल्ड ईरान के ऊपर नहीं है, बल्कि
ईरान जो है वो एक तरह से अभी लीडिंग पॉइंट के ऊपर है कि उनकी शर्तों को मानना काफी जरूरी है। और यहाँ पे जो थर्ड एडिटोरियल बन के आता है वो रियाद के कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर है। हम जो 2018 के अंदर जी रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट और जो भी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है कि लड़का और लड़की एक समान, तो यहाँ पे रियाद की कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है कि रियाद के अंदर एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है कि रियाद के अंदर लेडीज लोगों को, वुमेन को ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहाँ पे पहली दफा यहाँ पे सऊदी अरब में 10 वुमेन को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि वुमेन का ये राइट नहीं और ये एक्टिविटी वुमेन की नहीं है कि इन सारी चीजों को वुमेन्स को करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे थोड़ा अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है। तो फियर एंड वंडर एक पॉइंट है, रिमार्क द फ्रिक्शनल सेनेटर ग्रेकोस इन ग्लैडिएटर आर अ पावरफुल कॉम्बिनेशन व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग पीपल। तो यहाँ पे ग्लैडिएटर जो है उसको कनेक्ट करते हुए सेनेटर के वर्ड्स को लेके आए हैं राइटर, कि कहते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट को अलग नजरिए से यहाँ पे पेश किया गया है इस कोट के जरिए कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट को एनहांस किया जाता है सऊदी अरेबिया के अंदर तो यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स सऊदी अरेबिया को मिलेंगे। तो यहाँ पे ग्रेट इफेक्ट देखने को मिलेगी इससे। और जो यहाँ पे लीडरशिप है सऊदी अरब की, फॉरेन पॉलिसीज जो है इसके अंदर भी काफी चेंजेस देखने को मिलेगी। इवन जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ है यमन के रीजन के अंदर और जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कतार में देखने को मिली है, तो सऊदी अरेबिया यानी कि रियाद जो है वो किसी ना किसी तरह से अभी पॉजिटिव ट्रैक के अंदर चल रहा है कि जो पहले एक तरह से ऑटोक्रेसी वहां पे चलती थी वो अब नहीं है। इवन जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है इन लोगों की, उनके पास भी अभी डाइवर्सिफाई होने के तरीके इन लोगों को मिल सकते हैं और वर्ल्ड इस चीज को रिमार्क करेगा अगर जो रियाद है, सऊदी अरेबिया है, वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है ह्यूमन राइट्स को लेके और अलग अलग पहलुओं से अलग तरीके से वर्कआउट करना शुरू कर देगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दूसरी एक साइड दिखाना चाहूंगा कि पहले जो नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग है, उनको एक अलग ही नजर से देखा जाता था कि उनके पास वेपन्स है, उनकी जो सोच है वो काफी अलग है, कभी भी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते थे। तो उस तरह से वहां से एक तरह से डर होता था नॉर्थ कोरिया के साथ हर कंट्री को। तो उसी तरह से सऊदी अरेबिया से भी एक तरह से लोग डरते हैं क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट जो है वो एकदम से है ही नहीं, क्योंकि वुमेन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है। इवन यहाँ पे लेबर क्लास और जो वर्किंग क्लास है उनको भी बहुत दबा के और सप्रेस करके रखा जाता है। लेकिन अगर प्रो रिफॉर्म एक्टिविटीज यहाँ पे कैरी आउट होती है और पीस डिसेंट तरीके से, पीसफुल तरीके से यहाँ पे बाहर निकल के आती है, तो जैसे कि अभी पहला इंसिडेंस यहाँ पे देखने को मिला है कि वुमेन को सऊदी अरेबिया के अंदर यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से वुमेन के लिए बहुत ज्यादा बैरियर्स यहाँ पे हुआ करते थे। अगर वुमेन को कोई भी डिसीजन भी लेना है तो यह यहाँ पे एक तरह से कंपलसरी था कि उनके घर के या फिर फैमिली के किसी भी मेल की एडवाइस को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी था। इवन Saudi Arabia is not a party to the 1951 Refuge Convention and has not established an asylum system whereby people who fear being returned to the place where the leave or freedom would be threatened may apply for asylum or to prevent the forced return। तो 1951 में जो रेफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था जहां पे अगर एक ही देश के अंदर रहने वाले लोग भी अपने घर या परिवार के आसपास के लोगों से अगर डर रहे हैं तो वहां पे असाइलम में जाके अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते थे। तो सऊदी अरेबिया में तो इतनी भी चीज नहीं है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या खुद की लाइफ को बचाने के लिए कोई रेफ्यूजी कैंप वगैरह के अंदर भी जा सके या फिर असाइलम में भी जा सके। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट बहुत था सऊदी अरेबिया, खास करके ह्यूमन राइट्स तो वहां पे थे ही नहीं, बल्कि वहां पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। इवन अमेरिका ने भी काफी बार कहा है और उसके बाद उन्होंने एकदम से म्यूट तरीके से बात कर दी है कि भाई सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, बहुत ज्यादा वायलेशन होता है। फिर बोलना ही बंद कर दिया क्योंकि बोलने से क्या फायदा, वहां पे तो कोई इम्पैक्ट देखने को ही नहीं मिलती। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये बनता है, यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स स्टेट elected Saudi Arabia to serve on the United Nations Commission on the Status of Women, a body dedicated to the promotion of gender equality and the empowerment of women despite its record of long term systematic discrimination against women। तो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे एक स्टेप लिया सऊदी अरेबिया को सिलेक्ट करके यूनाइटेड नेशन कमीशन के द्वारा कि यहाँ पे वुमेन के स्टेटस को एनहांस करने के लिए
दो तीन तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे कि जो जेंडर इक्वालिटी है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन जिससे होता है और पता चलता है कि जेंडर कौन सा है, मेल या फीमेल है, तो इन चीज को एनहांस करें कि आप जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करें, आप न देखें कि लड़का है या लड़की है, बल्कि दोनों को इक्वल समान अधिकार मिले। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, यानी कि जो वुमन है उनको आप इतना सक्षम और काबिल बनाइए कि वो खुद अपने पैरों के ऊपर खड़ी होके खुद का जीवन निर्वाह कर सके, और हो सके तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी अपने हिसाब से जो कुछ भी मदद बन सकती है वो अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़ी होके कर सके। तो ये स्टेप लिया है, एक बोल्ड स्टेप लिया है यूनाइटेड नेशन कमीशन ने। सबको पता है, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड से चला आ रहा है कि वुमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सऊदी अरेबिया के अंदर सबसे ज्यादा है। फिर भी यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है कि सऊदी अरेबिया के अंदर थोड़े इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, और इंटरनेशनली जो हम अपील करते हैं कि ऑल द ह्यूमंस ऑन द अर्थ आर इक्वल, जो यूएन का एक पॉइंट भी है, तो इन मुद्दों के ऊपर सऊदी अरेबिया को फोकस किया है ताकि सऊदी अरेबिया में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट की आज भी आशा है। काफी सारा क्रूड मिनरल्स वहां पे अवेलेबल है, तो सऊदी के अंदर जो इंटरनेशनल फ्रेंडली एनवायरनमेंट अगर हो जाते हैं तो वहां पर काफी सारी इंप्रूवमेंट्स, इंटरनेशनल बेनिफिट सबको भी मिलेंगे, सऊदी को भी मिलेंगे। तो इस तरह से यूएन अपने अलग अलग अंदाज से यहाँ पे सऊदी को चेंज, मॉडिफाई और रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करता रहे। तो आज के आर्टिकल के अंदर दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो, क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम 3 दिन के अंदर वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने नियर एंड डियर उनके साथ, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।